गुड इवनिंग। नहीं नहीं, बढ़िया। हम्म, अरे क्या, सब ठीक। उधर फूल खिलते हैं, लोग खिलते हैं। ए, कौन है लैंग्वेज? आ गए सब? प्रणाम। आने दो बच्चों को। गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते। सुनो ये बच्चों, क्या हाल चाल हो रहे? आ जाने दो बच्चों को, थोड़ी देर वो वेट करो। अंजू राज, गुड इवनिंग। आवाज आ रही है मेरी साफ? थोड़ी देर और वेट कर लो। सुनो भाई, पढ़ाई बढ़िया चल रही? पढ़ाई सबकी अच्छी चल रही है भाई? मजा आ रहा पढ़ने में? ठीक। कुछ अच्छा लगा पढ़ के? ठीक। आपको मालूम है ना आज हम क्या स्टार्ट करने वाले, जितने बच्चे यहाँ आए हुए हैं? ठीक। हम यहाँ ना मैं अभी डांस करने वाला हूँ, यहाँ स्क्रीन सामने रखूंगा और यहाँ थोड़ी देर तबला बजेगा तेरे साइड में और मैं डांस करूंगा, तुम देखोगे। कौन से ग्रुप?
कौन से ग्रुप के हो आप? पहले ग्रुप के हो, दूसरे? सेकंड बैच के हो? तो बस मैं थोड़ी में डांस करने स्टार्ट करने वाला हूँ यहाँ पे, थोड़ा बस साइड वाइड लगने वाली है, ठीक है? देखोगे डांस मेरा? कोई नहीं। आज हम पेपर नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे। समझ में आया? पिछली वाली क्लास में मैंने यही बताया था। इसलिए ग्रुप के मैसेज अच्छी तरह देख लिया करो। जो भी ग्रुप 2 से आए हैं ना, वे ग्रुप फर्स्ट के साथ मर्ज करके इनके साथ पेपर नंबर 5 तुम आज से स्टार्ट करोगे और लिखोगे। जो तुम्हारी पीछे की क्लास बच गई है वो संडे सैटरडे को होगी, मेंस की। डबल मेहनत करनी पड़ रही है तुम्हारे साथ। मैं चाह रहा हूँ इनके साथ साथ चलना स्टार्ट करो। नया स्टार्ट हो रहा है, आराम से शांति से बैठ के समझोगे तो बहुत कुछ नया सीखने का मिलेगा। समझ में आया? पास्ट में नहीं जीना है और फ्यूचर की कभी टेंशन नहीं लेनी है। समझ में आया? वर्तमान में जीना है। ठीक, और फ्यूचर किसी ने देखा ही नहीं है, अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, अनिश्चित है। समझ में आया? तो, तो एक ही चीज तुम्हारे हाथ में है। क्या है वो? पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कल। एक ही चीज तुम्हारे हाथ में है, उसको कल कहते हैं। समझ में आया? कल सुबह उठोगे, सिर्फ कल का दिन सुधारना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है। समझ गए? तो आज हम पेपर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे और आराम आराम से समझेंगे। संडे की छुट्टी क्या क्या करो? एक मेंस की क्लास तो होगी उसमें, 1 घंटे में क्या छुट्टी होगी? आपको छुट्टी चाहिए? छुट्टी चाहिए बच्चों को? जो 2 4 5 साल के, कक्षा 5 के बच्चे होते हैं उनको छुट्टी चाहिए। तुम क्या करोगे छुट्टी लेकर? जो जो मिल रहा है ना प्रसाद समझ के ले लो। ठीक है? आज तुम ऐसी चीजें सीखोगे जो ना तो तुमने कभी सीखी होगी, ना देखी होगी, ना जानी होगी, ना पहचानी होगी, सबके लिए बिल्कुल नहीं होगी। चाहे हंसी कोई कितना भी पढ़ा हुआ, और सब इक्वल आ जाएंगे। समझ में आया? मेरे पास जब बच्चे बैठते हैं तो इक्वल आने का मतलब है, एक बच्चा यहाँ है, एक यहाँ है, और जैसे जैसे मैं समझाना स्टार्ट करूंगा ना, तो सब यहीं बराबर में आके खड़े हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है? और किसी किसी को भी भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा, और किसी को नहीं लगेगा उसके उस पे कम आता है और किसी को ज्यादा आता है। मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इतने क्लासों में मैंने पढ़ाया, किसी भी बच्चे को आज तक कोई शिकायत नहीं हुई। एक भी बच्चा आज तक मुझे ये नहीं कह पाया ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं आया, कि दोबारा समझा दो। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो दूसरा क्या है, जितनी बार भी कोई भी चीज मुझसे पढ़ोगे, ऐसा लगेगा तुमको कि अब भी इस मास्टर के पास कुछ है जो नया है और हम अभी नहीं सीख पाए हैं। कि इसका कारण क्या है? लगातार पढ़ाई करते रहना। समझ में? इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप भी लगातार पढ़ाई करते रहे और चीजों अपने अंदर इनोवेशन को डालिए। समझ में आया? इसके बाद हम जो पेपर थर्ड एक पढ़ेंगे, एथिक्स का पेपर, मैंने पिछली क्लास में भी तुमको बताया था। वो ऐसा पेपर है, जितने लोग यहाँ बैठे होंगे, आपको किसी ना किसी उम्र में मेंटली स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। और मैं लिख के और दावे के साथ कह सकता हूँ, आपको उस पेपर को पढ़ने के पश्चात मुझसे आप जिंदगी में कभी भी मेंटली स्ट्रेस तो नहीं गुजरेंगे। दूसरों को एडवाइस दे देंगे, सलाह दे देंगे, और सही और गलत की पहचान होगी। ठीक है? आप आज आज नहीं तो कल आप क्या कर रहे हैं? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आप सिविल सर्वेंट बनने की? अभी मैं आपको सिविल सर्वेंट, आप बोलो मेरे को कि सर मेरे को एसडीएम बना दो आप। चलो एसडीएम बना दिया तुमको, कल को आके कोई भी कुछ भी बोल देगा, सिचुएशन हैंडल कर लोगे? समझ में आया? तुमको आके कुछ भी बोल देगा, अभी तुम्हारे आसपास पड़ोस में से तुमको 2 4 लोग बोलना स्टार्ट कर दे, और मेंटली स्ट्रेस लोगे और उसी में बैठ जाओगे जाके। क्यों? क्योंकि तुम कैपेबल नहीं हो अभी। तुम्हारा इस तरह मेंटली तुम्हारी ट्रेनिंग ही नहीं हुई, तुमने वो चीज पढ़ी नहीं जो तुम्हारे दिमाग को मजबूत करती है। तो इसके बाद इस पेपर के पढ़ाने के पश्चात में 10 दिन के बाद तुमको वो पेपर पढ़ाऊंगा जो तुमको मेंटली स्ट्रॉन्ग कर देगा। और जो व्यक्ति मेंटली स्ट्रॉन्ग होगा ना, वो कुछ भी कर लेगा जिंदगी में, कुछ भी। समझ में आया? कितनी भी छोटी चीज हो, कितनी भी बड़ी चीज हो। समझ रहे हो मेरी बात? तुम क्या कहने की कुछ कर रहा हूँ? सबसे खतरनाक चीज होती है मेंटली स्ट्रेस। स्ट्रेस कभी किसी को नहीं पढ़ना चाहिए बिल्कुल भी। समझ रहे हो? ठीक है? उस पेपर में ही तुमको सीखने का मिलेगा। ऐसा थोड़ा ही ना तुमको बना दिया अधिकारी, और किसी 4 लोगों ने आके बोल दिया, और अधिकारी तो बाद में वहां कुर्सी पे बैठ के रो रहे हो कि मेरे को कैसे बोल दिया, और फिर मुझे फोन कर रहे हो, भाई जी सर जी समझा दो, इसने मुझे ये कह दिया। हर जगह थोड़ा ही ना मास्टर आएगा। तो इसका मतलब क्या है? समझ गए हो ना? आगे तुम होशियार हो, तो इसका मतलब है बहुत कुछ है जो सीखना है, अभी बाकी है। और मैंने तुमको ये बात पहले भी बताई है, मैं बीच में बार बार क्लास में कहता हूँ कि भाई पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, हमेशा लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है। ठीक है? कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं टकराई जाएगी और काम आई जाएगी, कभी बेकार नहीं जाएगी। कोई ना कहीं कहीं ना चीज हमेशा टकराएगी। ठीक है?
आवाज आ रही है? ठीक। और पहले वाले बैच में मैंने 10 दिन की क्लास ली, 8-10 दिन की क्लास, उसमें मैंने तुम्हारा पेपर पूरा करवा दिया मैक्सिमम। और इतना पेपर 95% पेपर पूरा है, वो 5% पेपर के टाइम पे जाकर कर लेना जब भी मेंस होगा। डरो मत बिल्कुल भी। मैंने तुम्हारे लिए पूरी स्ट्रेटेजी बना रखी है। लोअर पीसीएस वाला हो, आर ओ वाला हो, या हमारे पास जो भी यूकेपीएससी पेपर करवाएगा तुम्हारा, एक अगर 150 क्वेश्चन आएंगे ना, अगर मैं अपनी पे आ जाऊं ना, अगर 5-15 दिन दिमाग लगाऊं उसमें से, तो जिस किताब पे जहां नजर रख दूंगा ना, उसी से सवाल बाहर आता ही नहीं उससे, आ ही नहीं सकता बिल्कुल भी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं 15 दिन भी उस पर बिता दूं तो पूरे, कितनी बड़ी बात, समझ में क्या मैं कह रहा हूँ मैं? तुम मुझे किताब उठा के दे दोगे ना और सामने रख दोगे, तो मैं इसे इसकी हिला के बता दूंगा इसमें से क्या चीज है इसमें। इतना मुझे अनुभव, ऐसी कोई किताब नहीं होगी मार्केट में जो लगभग इनकी होगी अच्छी तरह, जो मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजर के गई होगी। समझ रहे हो? पढ़ना पड़ता है रात दिन, ये सब बकवासबाजी से बाहर निकलना पड़ता है। 3-4 चीजें बता रहा हूँ, दिमाग में उठा के रख लो। नंबर फर्स्ट, 10 घंटे किसी से बात मत करो, चाहे कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो। अगर तुम विद्यार्थी हो, अगर तुम एक दिन में 7 दिन में 6 दिन, 7 दिन में से 6 दिन बोर तो नहीं हो रहे? या नहीं बताओ, सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दूं? ठीक, अब बोर हो रहे तो चले जाओ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, भाग जाओ यहाँ से। ठीक, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा मैं। ध्यान से सुन लो अच्छे तरीके से। बोर, सुन लो, काम की चीजें आ जाएंगी। 10 घंटे फालतू किसी से बात नहीं करनी है, 7 में से 6 दिन केवल खुद को देने हैं। नो सोशल मीडिया, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो व्हाट्सअप। ध्यान से सुन लेना, अगर सच में नौकरी नाकरी करनी है तो। ठीक है? मेरी बात स्टार्टिंग में मैंने पहले ही बोला था, नीम की कड़वी ककड़ी के समान लगती है, और 2-4 साल बाद अभी नहीं समझ में आएगी तो 2, 4 या 5, 10 साल बाद खुद ही समझ में आ जाएगी। और जैसे जैसे मुझसे बात करोगे ऐसे लगेगा ये व्यक्ति का अभी अभी हमसे एज में बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ भी, बिल्कुल भी। समझ में, आप जैसे लोगों में रहोगे ना, आपका ऐसा ही विचार बन जाएंगे, धीरे धीरे थॉट्स ऐसे ही डेवलप हो जाएंगे। एक थ्योरी आती है इन्वायरमेंट में, पढ़ोगे तुम, मुझे मैंने पढ़ाया इन्वायरमेंट, उसे पढ़ाया एक एडप्शन थ्योरी। इंसान, कोई भी जीव जब किसी भी इन्वायरमेंट में रहता है, उसी के अनुकूल होने लगता है, धीरे 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 उसी इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने लगता है वो। समझ में आया? तो तुम भी इस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने लगोगे धीरे धीरे। जैसे तुम इस ग्रुप में तब तक नहीं आए थे, तो धीरे धीरे तुमको पढ़ने के तरीके नहीं पता थे, और जैसे जैसे अब इस ग्रुप में आ गए हो तो सब पता लगने लगेगा तुमको। ये दिमाग में से फिर पहले निकाल दो, ये बहुत बड़ी चीज है, मुझसे नहीं होगा, उसे ही लगेगा। अगर तुमको किसी भी काम करते हो डर लग रहा है, डर लग रहा है, डेली डर लग रहा है, तो तब समस्या है। 7 में से 6 दिन में 1-2 दिन डर लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 के 7 दिन तुम्हारे पढ़ाई में जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता बिल्कुल भी, कभी भी नहीं होगा, किसी के भी नहीं होगा। 1-2 दिन तो खराब होगा ही होगा, और तुमको मान लेना है ये हमारी तैयारी का हिस्सा है, हिस्सा है ये। समझ रहे हो? अगर तुमको हर दिन मेंटली स्ट्रेस पड़ रहा है तो तब तो समस्या है। 6-7 में से 1 आधे दिन मेंटली स्ट्रेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तैयारी का हिस्सा है। समझ में आया? और धीरे धीरे सर को सुनते जाएंगे और मजबूत होते चले जाएंगे। समझ रहे हो मेरी क्या बात, क्या बात बोल रहा हूँ? सर को सुनते जाएंगे और मजबूत मजबूत। आज आदमी जब माहौल में जाता है, ट्रेनिंग है ये क्या है, ट्रेनिंग है आदमी का। लिखने से, लिखने से जो है, लिखने से पता है क्या होता है, बुद्धि खुलती है। इसे एक 2 पेज लिख लिया करो डेली का, डेली फायदे में रह जाओगे। समझ में आया? तो हम चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और काम की बात करते हैं। ये तो तुमको बता दिया मैंने, नो सोशल मीडिया, नो व्हाट्सअप, नो फालतू के लोग, कोई मतलब नहीं है किसी से। कोई जो भी बोल रहा है बोल लेने दो। ठीक है? इसको कुछ इस प्रकार समझो, जैसे मैं हूं, ध्यान से सुन लो। मेरे गांव में से कोई भी व्यक्ति मेरे को आते ध्यान, क्योंकि जरूरी है सब चीजें, कोई ना कोई रिलेट कर लेगा। 2 मिनट सुन लो शांति से। मेरे गांव में से कोई व्यक्ति आता है, मेरे बारे में कमेंट करता है, वो ऐसे करके ये कह रहा है। व्यक्ति क्या है वो? उसने करी हुई बीएससी। तो मैं बीएससी वाले बच्चे की, या एमएससी वाला कोई बच्चा होगा, उसकी बात लेके और ऐसे करके बैठ जाऊं? इतना छोटा महसूस करवाऊं अपने आप को? क्या है वो? क्यों बनाओ तुम अपने आप को इतना छोटे? मैं ये तुमको कह रहा हूँ, क्यों बना रहे हो इतना छोटा? किसी के कहने से उसने कह दिया, ये तो तुम्हारे आसपास होगा, तुम्हारे इन्वायरमेंट में कुछ बच्चे रिलेट कर पाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अपने आप को कभी भी इतना अंडर एस्टिमेट मत करो, खुद ही, खुद की नजरों में, कि किसी के भी कहने से तुम उसके कहने से चलना स्टार्ट कर दो। बंद करो ये नौटंकीबाजी। समझ में आया? वही चला रहा है तुमको, जिसकी बात को लेकर नाराज हो रहे हो तुम, वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा घर का, बाहर का, इधर का, उधर का, नहीं होना। समझ में आया? अपने में रहो, पूरी एक अपनी परिधि बना दो कि इस परिधि के बारे में मेरे को सोचना नहीं बिल्कुल भी। अब क्या होगा इससे? इससे बेनिफिट होगा, पढ़ाई अच्छी होगी। पढ़ाई अच्छी होगी तो तुम्हारी खुद की ग्रोथ होगी। अगर तुम्हारी खुद की ग्रोथ नहीं होगी ना, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति तुमको पूछेगा ही नहीं बिल्कुल भी। समझ में आया? और मैंने क्या कहा था पिछली क्लास में, पढ़ाई इतनी कर लेना, हाथ में कुछ हो या ना हो, 5,000 करोड़ रुपए का आदमी 5 रुपए का नजर आने लगे। समझ गए?
चलो ठीक है, पढ़ो। ठीक है, सोशल मीडिया से दूर रहो, कुछ नहीं है सोशल मीडिया पे, फालतू लोगों से भी दूर रहो, कोई फायदा नहीं है। अब हम चलते हैं पढ़ाई की तरफ, और पढ़ाई की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे मुझे आदत है स्टार्टिंग में अपनी बात को स्टार्ट करने से पहले बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। मोबाइल फोन ने देखा है तुमने, मोबाइल फोन बार बार चार्जिंग पे लगाना पड़ता है, अगर चार्जिंग पे नहीं लगाओगे चल जाएगा वो, मोबाइल फोन हो तुम, समझ में आया? और जो बीच में स्टार्टिंग में दिया है ना बेटा, चार्जिंग है। चलो, अब हम कहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ थे हम कहाँ जा रहे थे, वजह याद नहीं, क्यों जा रहे थे, जगह याद नहीं। ठीक है, आ जाओ। अब हम तुमको कुछ भेज रहे हैं, देख लो। यूनिट नंबर भेज दिया मैंने तुमको, आराम आराम से समझाऊंगा। कोई भी ये मत सोचना कि मेरे समझ में नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं आराम से बहुत प्यार के साथ लेके जा रहा हूँ, सवाल तुम्हारा बंद नहीं बचेगा, जो भी तुम्हारे दिमाग में चलेगा। ग्रुप नंबर 1 में मैंने पीडीएफ भेजी है, ग्रुप नंबर 2 में मैंने पीडीएफ भेज दी है, उठाओ इसको, खोलो उसको, पीडीएफ को। पीडीएफ को खोल लोगे, पेज नंबर 2 पे तुमको पेज नंबर फर्स्ट पे पढ़ो क्या लिखा हुआ। उत्तराखंड पीसीएस, अपर पीसीएस मेंस, यूनिट नंबर 1, उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, सिलेबस एंड पीवाईक्यू। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, कुछ भी, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है सिलेबस। नहीं, सिलेबस आता है दूसरे नंबर पे। सिलेबस तो पता नहीं इतना बड़ा लिख देगा, बहुत खतरनाक चीज होती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसमें से पेपर में सवाल कैसे पूछता है, पेपर में सवाल कैसे पूछता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले उठा के सवाल लगाए। एक बार तुमको सिलेबस भी दिखा देता हूँ, मैं मोटे मोटे तौर पे बताता हूँ हम चल कहाँ रहे हैं, पढ़ कहाँ रहे हैं, हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं? ठीक है, आ जाओ हमारे पास। तो पेज नंबर 2 पे जाओ सब बच्चे, पेपर पेज नंबर 2 पे लिखा हुआ मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा में टोटल 8 पेपर दिखाई देंगे तुमको। इन 8 पेपर के मेंस की 8 पेपर को लिखने के हम टेक्निक, ट्रिक, फंडे ये सब सीख रहे हैं, और नोट्स बनाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ में आया? अब 8 पेपर में से मैंने जो है, जो बैच नंबर फर्स्ट के हैं उनको 8वें नंबर का सीक्वेंस से 8वें नंबर का पेपर है उत्तराखंड की सामान्य जानकारी, यानी पेपर नंबर 6 कहते हैं इसको, ये मैंने पूरा करवा दिया। अब मैं पेपर नंबर 5 की तरफ हूँ, तो जो पुराने विद्यार्थी है ना, बाद में आए, उनको मैंने इसी बैच में ऐड किया जान पूछ के। ठीक है, ताकि ये भी पढ़ ले, क्योंकि पहली बार अगर मैं कोई चीज पढ़ाऊंगा और उसमें जो भी बोलूंगा वो अमर हो जाएगा। अमर होने का मतलब मौलिकता आएगी उसके अंदर, ओरिजिनिटी में बोल रहा हूँ उसको, और उसी बात को दोबारा बोलूंगा तो मजा नहीं आता मेरे को उसमें। कि मजा इसलिए नहीं आता कि उसमें मौलिकता नहीं आती, मुझको फीलिंग नहीं आती, अंदर से कम आती है। मैं इस टाइप का आदमी हूँ, मैं एक ही नदी में दोबारा नहीं उतर सकता। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक है, और मुझे बार बार नई चीजें पढ़ना अच्छा लगता है, नई 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 चीजें पढ़ो, नई नई चीजें पढ़ो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको? तो तो टोटल कुछ भी पूछ लूंगा किसी से भी, ध्यान से सुनना। इतनी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा तुमको कि जितना भी कमजोर बच्चा है ना, वो भी अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करेगा। इस क्लास के बाद 1 घंटे बैठे रहो, 1 घंटा बैठे रहो, सारा भरम टूट जाएगा। समझ में आया? मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुन लो, अच्छे से सुन लो, समझ लो। जितने भी टीचर लोग बैठे हैं, ध्यान से सुन लो। यहाँ आधे से ज्यादा टीचर बैठते हैं इसमें, तो भाई टीचर लोगों तुम भी सुन लो, क्योंकि जो तुम पढ़ा रहे हो, ये पढ़ रहे हो, उस ईगो से बाहर निकलो। ठीक है, इन ईगो से बाहर निकलो, सीख लो। सीखना कभी बंद नहीं होता। किससे सीख रहे हो महत्वपूर्ण नहीं है, क्या सीख रहे हो ज्यादा महत्वपूर्ण है। चले, मैं क्या बोल रहा हूँ? अब पेपर नंबर इसमें से मैंने पहले ही समझा था, बार बार मैं तेजी से साथ करके निकल रहा हूँ। 8 पेपर होते हैं पीसीएस में, पर पीसीएस में पहला सामान्य हिंदी 3 घंटा, 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन पूरे दे दो, 7 दिन में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। कितना भी कमजोर बच्चा हो, चाहे पहली बार पढ़ रहा हो, और एक भी सवाल छोड़ के नहीं आएगा, हो चुका है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ निबंध, 5 निबंध पढ़ाता हूं मैं, 5 में से एक भी बाहर नहीं आता, और 5 के 5 4 दिन में पूरा करवा देता हूं। 9 दिन में दोनों पेपर खत्म। टेंशन नहीं लेनी आज के बाद, क्यों नहीं लेनी? क्योंकि मैं मुझ पे भरोसा कर लो। समझ में आया? नहीं खुद पे नहीं हो तो फिर दूसरों पे कर लो। आ जाओ तीसरे नंबर पे, हमारे पास लिखा हुआ, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ सामान्य अध्ययन 1, पूरे साल भर पढ़ते हैं। इसमें क्या है हमारे पास? ये भूगोल, हिस्ट्री, यही तो है इसमें, दो मेन विषय। बाकी तो सब 4 4 5 5 दिन की क्लास है। डरो ही मत बिल्कुल भी, मैं तुमको बताना चाहता हूँ।
मेरी बात सुनो, चौथे नंबर पे देखो क्या है हमारे पास, सामान्य अध्ययन 2, जनरल स्टडीज सेकंड पेपर हमारे पास। इसमें क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है। संविधान तो सब पढ़ते हैं जो तैयारी करने वाले होते हैं, तो तुम डर के कहां भाग रहे हो? संविधान तो सब पढ़ते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो सब पढ़ते हैं। उसके बाद गवर्नेंस है, पढ़ा रखा? हाँ पढ़ा रखा, सवाल भी करवा रखे सारे। समझ में आया? दोबारा पढ़ाओगे? हाँ पढ़ाओगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे। उसके बाद देखो ये जो दूसरे सब्जेक्ट है ना, ये सब 5-5 दिन के। उसके बाद छठे नंबर पे चले जाओ। छठे नंबर पे लिखा पेपर नंबर 5वें नंबर पे सामान्य अध्ययन 3। इसमें मेन सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स हमारे पास। ये प्रौद्योगिकी लिखा हुआ, टेक्नोलॉजी हमारे पास। उसके बाद लिखा हुआ जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी हमारे पास, इन्वायरमेंट लिखा हुआ, सुरक्षा, उसके आपदा प्रबंधन। छोटे छोटे 2-2, 3-3 दिन के विषय हैं, मेन विषय उसके अंदर इकोनॉमिक्स। उसके बाद आ जाओ हमारे पास बड़ा जो विषय है। उसके बाद छठे नंबर पे जो लिखा हुआ सीक्वेंस के हिसाब से देखो, छठे नंबर पे, और यहां दिखाई देगा पेपर नंबर 4, GS4 बोलते हैं इसको। इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जीवन में कोई भी व्यक्ति तुम्हारा किसी भी स्तर पे, ना तो भावनात्मक, ना राजनीतिक, ना आर्थिक, किसी भी प्रकार का, किसी भी तरीके से कहीं भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता आपको, शोषण नहीं कर सकता आपको। याद रखना बात है, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद। जब मैं तैयारी करवाता हूं तो वैसे तुम्हें, जब मैं अगर मैं तैयारी करने भेज दोगे, सबसे पहले मैं सलाह देता हूं, सबसे पहले ये जो छठे नंबर का सीक्वेंस के साथ GS4 पढ़ जाओ अच्छे से। ऐसा मास्टर जो तुमको उदाहरण दे सके, जिसके पास एग्जाम्पल की कमी ना हो, ऐसे टीचर से जाके पढ़ जाओ जब भी तैयारी की शुरुआत करो। क्यों? क्योंकि तैयारी करने के दौरान तुमको अच्छे बुरे फेज से गुजरना पड़ेगा। कभी पढ़ने का मन नहीं करेगा, कभी दिल टूट जाएगा, कभी दिमाग टूट जाएगा, कभी घर वाले साथ छोड़ देंगे, कभी बीवी साथ छोड़ देगी, कभी बच्चे साथ छोड़ देंगे, कभी ये होगा, कभी वो होगा। इन सबसे कैसे समझ लोगे? दिमाग से। और दिमाग को मजबूत कैसे करोगे? कोई नई चीज नहीं पढ़ के, वही है सब्जेक्ट में। समझ गए? वही है सब इस सब्जेक्ट में। और यकीन नहीं आता, रुक जाओ, 10 दिन के बाद देख लेना तुम। 10 दिन के बाद तुमको कोई भी नहीं हरा सकता। अगर मैंने पढ़ा दिया तो, मैं जिंदा बचता रहा तो। समझ गए? तो हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सीक्वेंस के हिसाब से देखो, 7वां पेपर पढ़ रहे हैं हम। 3 घंटे का पेपर होता है, 200 नंबर का होता है। पेपर नंबर 5 पढ़ रहे हैं हम। समझ रहे हो मेरी बात? हेलो, ठीक। चिल्लाता रहता हूं मैं, सुन लो, चिल्लाहट ही है, फायदे में रह जाओगे। अब इसके नीचे सिलेबस लगाया मैंने, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में, बुद्धि खराब हो जाती है, रात रात भर जागना पड़ता है। पेपर नंबर 5 देखो, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 5 में जाओ। हमारे पास 3 घंटे का पेपर है। सबसे पहले स्टार्टिंग में ये देखो, टोटल हेडिंग पढ़ो उसकी। इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में, दोनों में लगाया हुआ मैंने। पहले क्या लिखा हुआ है, किसी से भी हेडिंग पूछ सकता हूँ, और जिसको नहीं बताएगी वह बाहर निकाल दूंगा यहाँ से। हेडिंग पढ़ो, यूनिट, हमें पहली यूनिट कहता हूँ, उत्तराखंड का इतिहास लिखा हुआ। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैंने तो उत्तराखंड का इतिहास का नाम भी नहीं सुना, पहली बार सुन। अरे मेरे बाप, बैठ जा, थोड़ी देर बैठ जा। जिसने सुना है ना उसको भी यहाँ पर लेनी पड़ेगा कुछ भी, और जिसने नहीं सुना उसको ऊपर लेनी पड़ेगा। उनको पता ही नहीं, जब पहली बार है जो बोल रहा हूँ मैं। समझ में आया? जिसको पूरा रटा पड़ा ना, बी एस उत्तराखंड, कुछ भी नहीं, 4 लाइनें लिखी जाएगी उससे। समझ में आया? और जो मैं समझाऊंगा ना, यहाँ कितना भी कमजोर बच्चा हो, बस हिंदी पढ़नी आनी चाहिए, इंग्लिश तो सिंपल साधारण इंग्लिश आनी चाहिए, और आराम से पढ़ के प्यार के साथ लिख लेगा नोट्स बना के, बड़े प्यार के साथ, जो मैं तरीका बताऊंगा, कोई भी हो जाए। समझ में आया? चले, तो पहले नंबर पर उत्तराखंड का इतिहास, ये यूनिट नंबर 1 हो गई। दूसरे नंबर भी उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन, इंग्लिश वाला इंग्लिश में देखते रहो, ब्रिटिश रूल इन उत्तराखंड। तीसरे नंबर पे देखो हमारे पास क्या लिखा हुआ, तीसरे नंबर पे उत्तराखंड के जन आंदोलन। चौथे नंबर पे लिखो, नीचे लिखा हुआ नहीं, पॉपुलर मूवमेंट इन उत्तराखंड, कौन कौन से पॉपुलर मूवमेंट हुए, कौन कौन से जन आंदोलन हुए उत्तराखंड के अंदर, उससे सवाल आते हैं। यस, यही सिलेबस, पेपर 5। पहले सिलेबस तो देख लो, पढ़ाऊंगा कैसे वो देख लो, मेरा अलग तरीका है पढ़ाने का, नहीं बचोगे, शांति से बैठे रहो। उसके बाद उत्तराखंड का समाज संस्कृति लिखा हुआ ना, उत्तराखंड का कल्चर लिखा हुआ इसमें, और हमारे पास ये लिखा हुआ सोसाइटीज की, ये भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद आ जाओ हमारे पास, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइन करके बोलता हूँ, तो ध्यान लगा लिया, मतलब मेरी आवाज सुननी बस ध्यान से। उत्तराखंड के राजनीतिक, स्थानीय और स्वशासन एवं लोक नीति, ये लिखा हुआ ना, उत्तराखंड का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारे पास, और एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे यहाँ का उत्तराखंड का, इसको पढ़ेंगे हमारे पास। लास्ट में जाके लिखा हुआ करंट अफेयर, कॉन्टेक्स्ट इन उत्तराखंड, ये मैं साथ साथ पढ़ाऊंगा, महीने वाइज कवर करवा दूंगा, और बता दूंगा कौन सी चीज कहाँ कहाँ डालनी है। ठीक है, अब चलते हैं पहले नंबर पे। हमारे पास कितनी यूनिट हो गई टोटल मिला के इसमें? टोटल यूनिट, पहली यूनिट हमारे पास उत्तराखंड का इतिहास 1, ब्रिटिश शासन 2, जन आंदोलन 3, कल्चर हमारे पास, कल्चर सोसाइटी होगी हमारे पास 4, फिर हमारे पास पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, यानी राजनीतिक ढांचा उत्तराखंड का
5 करंट अफेयर को मिलाते तो 6, तो करंट अफेयर तो भी खत्म कर दो। 5 यूनिट हमको पढ़नी है इस पेपर में, और जैसे हम 5 यूनिट खत्म हमारी, तो इसका मतलब हमारा पेपर खत्म। अब 5 यूनिट में क्या तुमको क्रम वाइज पढ़ोगे? नहीं, 5 यूनिट में सबसे पहले आज हम पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो पहली यूनिट का नाम क्या है हमारे पास? उत्तराखंड का इतिहास। अब उत्तराखंड के इतिहास का सिलेबस क्या है, उसको सब बच्चे अभी बैठ के पढ़ोगे मेरे सामने। पढ़ो, किसी से सिलेबस पूछूंगा, पढ़ो क्या लिखा हुआ, हिंदी वाला हिंदी में, इंग्लिश वाला इंग्लिश में। सिलेबस पढ़ो पहले। प्रागैतिहासिक काल, यह लिखा हुआ हमारे पास प्री हिस्टोरिक पीरियड हमारे पास। उसके बाद क्या लिखा हुआ हमारे पास? ये लिखा हुआ हमारे पास अर्ध ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ? उत्तराखंड के पुरातात्विक स्थल, यह लिखा हुआ मेजर आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ उत्तराखंड। उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियां, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? उत्तराखंड की एंशिएंट ट्राइबल्स इन उत्तराखंड। उसके बाद क्या लिखा हुआ हमारे पास? इसके कुनिंद और योद्धे। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ कत्यूरी राजवंश, गढ़वाल का परमार वंश, ये लिखा हुआ नहीं? उसके बाद ये लिखा हुआ राज समाज अर्थव्यवस्था, कुमाऊं का चंद्रवंश, और हमारे पास अर्थव्यवस्था गोरखाओं का आक्रमण प्रशासन हमारे पास, ये लिखा हुआ। एक बार और पढ़ो उसको, सिलेबस को 3 बार पढ़ना है, 3 बार, 3 बार नहीं 4 बार पढ़ना सिलेबस। एक बार, क्योंकि मैं पूछूंगा कुछ इसमें से तुमसे। पढ़ो 4 बार, 4 बार पढ़ना सिलेबस, जल्दी फटाफट। चाहे पढ़े भी लिया फिर भी पढ़ो। जो नहीं पढ़ रहा है ना, जो ज्यादा ओवर एक्टिंग दिखा रहा है कि सोच रहा है अरे बाद में पढ़ लेंगे, क्या रखा हुआ, उसका नहीं आता नंबर। अब मेरी बात कभी कटती नहीं, किसी से पूछ ले जाकर, किसी से पूछ लेना जाके, जिसको जो भी बोला ना आज तक वही हुआ, याद रखना। 4 बार पढ़ना है। अभी पूछूंगा कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ, किसी से भी माइक खुलवा के, फिर उसको यहां से बाहर कर दूंगा। अभी मैं इतनी इंपॉर्टेंट टेक्निक बताऊंगा, तुमको याद नहीं करना पड़ेगा तुमको, और तुमको पॉइंट सोचने भी नहीं पड़ने के, पॉइंट सोचने नहीं पड़ने के तुमको। ऐसी ऐसी चीज बताऊंगा आज तुमको, क्योंकि लिखने के लिए सोचना पड़ता है ना। पढ़ लिया? कितना झूठ बोल, इतने में 4 बार, इतनी देर में 4 बार पढ़ लिया तुमने? ठीक है, अभी रुक जाओ, अभी पूछता हूँ। ठीक है, कौन है, चलो इस माइक से उठा के कुछ भी पूछ लो मुझसे, ले रहे हैं मजे हमारे पास। किसको उठाऊं? कौन है? बता भाई रे विवेक, बता। उत्तराखंड का हिस्ट्री में क्या लिखा हुआ? रुक जा, टोटल टोटल डायनेस्टी कितनी है इसमें? टोटल वंश कितने, टोटल डायनेस्टी कितनी है इसमें टोटल मिला के? तो कितने होंगे हमारे पास? चारों के नाम बता दोबारा। परमार और चांद, तो 4 हो गए, 5 हो गए? निधि कितने वंश है इसमें? निधि से पूछना, निधि से। तो 5 वंश के नाम बताना जरा। हाँ, कत्यूरी, परमार और चंद हो गए। अच्छा, अमरदास। अमरदास, ये भाग गया। पेरेंट्स, ठीक है। देख रहा हूँ मैं कौन कौन ध्यान लगा के पढ़ रहा है। एक बात तो है यार, लगन तो है तुम्हारे अंदर, जितने बच्चे हैं बैठे हुए, कुछ ना कुछ करोगे तुम जरूर जिंदगी में। ठीक है, किसी की बुद्धि खराब नहीं होती रात को 11 बजे। लोग पढ़ के सो रहे हैं रात को 11 बजे, यहाँ बैठा हुआ ना, पोटेंशियल तो है उसके अंदर। तुम जीवन में कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे। चले, अब मैंने क्यों 5, ये 5 जो वंश के नाम मैंने क्यों लिए, या बार बार ये पूछे तुमसे, अब मैं इस बात को आगे यूज करूंगा। समझ में आया? 5 वंश के नाम क्यों लिए, तो मेरी हर बात बकवास तो है नहीं, आगे आएगी धीरे धीरे। ठीक है, आगे भी। तो इसका मतलब ये उत्तराखंड का हमारे पास हो गया। उत्तराखंड का हमारे पास ये पढ़ना है हमको। अच्छा, सिलेबस है।
भूल जाओ उसको, सिलेबस क्या है। सिलेबस से ज़्यादा चीज़ जरूरी पता है क्या है, ये पता होना चाहिए मुझको उस सिलेबस से सवाल कैसे आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है उस सिलेबस से सवाल क्या कैसे आते हैं। उत्तराखंड पीसीएस का जब भी पेपर हुआ उससे कैसा सवाल आया। आइए काम करते हैं उत्तराखंड के यूनिट नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड की हिस्ट्री, उत्तराखंड का इतिहास से जो भी सवाल आज तक आए, मैं चाह रहा हूं एक बार आप पढ़ लो। टोटल 2024 में पेपर हुआ, एक बार 2023 में हुआ था, फिर 16 का हुआ था, फिर 12 का हुआ था, तो 4 पेपर हुए। 4 पेपर में हिस्ट्री के सवाल पूछे होंगे, तो जो टोटल उसने हिस्ट्री के सवाल पूछे, किस तरीके के सवाल पूछे उसने हिस्ट्री के, समझ में आया। उत्तराखंड की हिस्ट्री के टोटल मिला के उसने आज तक कितने सवाल पूछे। सारे सवाल आपको एक जगह मिल जाए तो ज्यादा बढ़िया है। ऐसा नोट्स मार्केट में नहीं मिलता। सवाल भी मिल जाए और आंसर भी मिल जाए, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। ये मेरे को डेली का डेली तैयार करना पड़ रहा है, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात रात भर जागना पड़ता है ताकि आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा सके। एक आधे दिन की छुट्टी रह जाए, ठीक है, तो एकदम हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। रात रात बुद्धि खराब हो जाती है, सोचना पड़ता है कौन सी चीज। अभी तुम आगे चलोगे तो सोचेंगे इस व्यक्ति ने कितनी मेहनत करके डाला होगा इसमें, सब चीजें सोच के एक साथ ले आया हूँ सारा का सारा। यूनिट नंबर फर्स्ट उत्तराखंड की हिस्ट्री के सारे सवाल जो उसने पूछे, उनके आंसर भी और उनके क्वेश्चन भी सेट कर दिए मैंने नीचे। क्यों पढ़वा रहा हूँ, ताकि पता रहे कि इसको लिखना, कौन से सवालों का मेरे को उत्तर देना है। लिखना क्या है मैं बता दूंगा, नोट्स किस चीज का बनाने पहले जो बता रहा हूँ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। ओवर थिंकिंग मत करो। जो व्यक्ति ओवर थिंकिंग करेगा ना, मैंने पहले कहा था तुमको, मेरे साथ चलना है तो प्रेजेंट में जी लो, बहुत आगे निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा तुमको। अतीत में नहीं जीना है, फ्यूचर का नहीं सोचना है। अभी पढ़ो चुपचाप जाके। 2024 में जो पेपर हुआ था उसमें हिस्ट्री से पहले नंबर पे सवाल क्या पूछा, उत्तराखंड के अनुसूचित जनजाति समुदाय की जनसंख्या स्थिति का उल्लेख कीजिए। अच्छा, इसका मतलब पूछ रहा है राइट अबाउट द डेमोग्राफिक स्टेटस ऑफ द शेड्यूल ट्राइब्स हमारे पास और कम्युनिटीज। शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज पे सवाल पूछ रहा है, एससी पे सवाल पूछा है हमारे पास। ये मतलब जनजातियां जो होती है हमारे पास, ट्राइब्स होती है हमारे पास यहाँ, इनके ऊपर सवाल पूछा है जनजाति उत्तराखंड की। अच्छा, ये पता लग गया दिमाग में, इतना ही बहुत है कि उत्तराखंड की जनजातियों पे सवाल पूछ रहा है। अगला सवाल पढ़ो, इतना ही बहुत है भी। भाई ये पता नहीं चाहिए सवाल कहाँ से पूछ रहा है, जब भी तो पता लगेगा इंपोर्टेंट कौन सा है। सारा थोड़ा ही ना पढ़ लोगे, सारा किसी हर किसी का थोड़ा ही ना याद हो जाएगा। पहले सवाल देखो कौन से पूछ रहा है, आगे पढ़ो अगला सवाल, ठीक है। नंबर फर्स्ट 2024 के पेपर में उसने जनजाति पे सवाल पूछा, ट्राइब्स पे सवाल पूछा उसने। ट्राइब्स मतलब जनजाति, एक टॉपिक इंपोर्टेंट होगा। आगे पढ़ो, छठे में देखो क्या लिखा हुआ हमारे पास। कुनिंद उत्तराखंड में शासन करने वाले प्रथम राजनीतिक शक्ति थे हमारे पास। जो कुनिंद थे ना हमारे पास, अच्छा फर्स्ट पॉलिटिकल पावर थे। अच्छा हाँ, ये फर्स्ट पॉलिटिकल पावर थे हमारे पास। अच्छा आगे चलो, उसके बाद उसने पूछा इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आधे बच्चे इन शब्दों को देख कर डर जाते हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण क्या होता है। कुनिंद पहली शक्ति थे, और कितने वर्ड में पूछा, 100 वर्ड में पूछा, 8 नंबर का। कैसे लिखोगे, कहां से लिखोगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कुनिंद से सवाल पूछा। समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट है कि कुनिंद से सवाल पूछा। अभी जितना कहा इतना सोचो, ये भी ये इंपॉर्टेंट है। क्या लिखोगे वो नहीं मैंने बताया अभी, वो मैं खुद बता दूंगा, वो समझा दूंगा, सबकी समझ में भी आ जाएगा। आगे चलो, तीसरा सवाल पढ़ो फटाफट से स्पीड से। गोरखाओं की न्यायिक प्रणाली का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द जस्टिस सिस्टम ऑफ द गोरखा, कि गोरखाओं का जस्टिस करने का सिस्टम कैसा था, उसको एनालिसिस करके बताओ, उसका विश्लेषण करके बताओ। गोरखे जब यहाँ शासन करने आए थे न्याय कैसे देते थे मैं। इसका मतलब गोरखा वाला सेक्शन, गोरखाओं का न्याय इंपोर्टेंट हो गया। ये नहीं पूछ रहा गोरखा कहाँ से आए, कब आए, क्यों आए, उनकी जन्म पत्री लिखने बैठ जाए, ये जरूरी नहीं है हिस्ट्री में। हिस्ट्री का मतलब भी तुमको आज पता लगेगा। जितने बच्चे हैं बैठे हुए ना, उनको हिस्ट्री, जितने मैंने स्टार्टिंग से पढ़ी हुई मैंने बताया होगा तुमको हिस्ट्री इज नॉट द कलेक्शन ऑफ फैक्ट। मैंने पहले ही बताया था, हिस्ट्री तथ्यात्मक चीजों को याद करने का जो है ढांचा नहीं है, कि आप ये चीज इस सन में हुई, ये मतलब ही नहीं पता तुमको हिस्ट्री का क्या है। असली असली मकसद पता लगेगा तुमको, ठीक है। आज पता लगेगा हिस्ट्री का असली मकसद क्या है। जो बच्चे डेट सन ये याद करते हुए घूमते हैं, इनसे 4 सवाल नहीं पक्के करोगे तुम, बताया भी हो मैंने पढ़ाते वक्त भी। समझ में आया, इस असली हिस्ट्री का मतलब आज पता लगेगा तुमको, और डर नहीं लगेगा बिल्कुल भी। बोर तो नहीं कर रहा मैं। भाग जाओ जिसको बोर कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी फटाफट से। पेज नंबर 8 पे क्या क्वेश्चन लिखा हो। कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव की मृत्यु के बाद किसके शासन में विभक्त हो गया, और इसका मतलब कत्यूरी से सवाल पूछ रहा है। कत्यूरी शासन पे हमारे पास कुनिंदो से सवाल पूछ रहा है हमारे पास। आफ्टर द डेथ कत्यूरी किंग ब्रह्मदेव हमारे पास, उन्होंने कह रहा है इसके बाद क्या होगा कत्यूरी। इसका मतलब है सवाल पढ़ के पता लग रहा है कि कत्यूरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कत्यूरी कुनिंद इनसे सवाल पूछ रहा है। अच्छा,
जहां से सवाल पूछ रहा है वो पता तो लगे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, फिर नोट्स भी उसका ही बनेगा। मैं तुम थोड़ा ही कह रहा हूँ इस सवालों को पढ़ना स्टार्ट कर दो, अभी सिर्फ इतना पता करो इंपॉर्टेंट क्या है। वो कैसे पता लगेगा? सवाल देख के। सवाल देखा नहीं, सवाल पढ़ो। 2016 में देखो क्या, कत्यूरी वंश के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। कत्यूरी पे यहाँ फिर सवाल आ गया। अच्छा, डिस्कस द कोजेस ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द कत्यूरी डायनेस्टी। कत्यूरी डायनेस्टी कहाँ मर गई? कत्यूरी शासन, कत्यूरी वंश का पतन कैसे हो गया, इसे बताना हमारे पास 50 शब्द में, 4-5 लाइन में पता लग जाएगा। हाँ बताएंगे हम, घबराओ मत बिल्कुल भी। ठीक है, आगे चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। सबके लिए नया है, कभी सोचो किसी ने पहले ही पढ़ रखा है, जिसने जो पढ़ रखा वो कहाँ भी नहीं आएगा यहाँ, सब जीरो है। उत्तराखंड में गोरखा शासन के दौरान राजनीतिक स्थितियों का वर्णन कीजिए। ये राजनीतिक स्थितियां क्या होती है? गोरखे कौन थे? जो नेपाल की तरफ से आए थे, उत्तराखंड की तरफ चढ़ाई कर दी थी उन्होंने, उन्हें उदंड बचाया था, वही थे क्या? हाँ हाँ वही थे। इनकी राजनीतिक स्थिति का वर्णन 250 शब्दों में पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि हमारे पास आपको बताना है पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ उत्तराखंड ड्यूरिंग द गोरखा रूल। गोरखों के समय में उत्तराखंड के अंदर जो उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा था, इस टाइप का क्या था, उनका राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी उनकी, ये बताना है तुमको। अच्छा, इसका सवाल पूछ रहा है, इसका मतलब गोरखा वाला सेक्शन भी इंपॉर्टेंट होगा, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पूछ रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं। चंद्रवंश का शासन व्यवस्था पर विवेचना कीजिए। और तुम क्या पढ़ोगे? चंद्रवंश कब आया, कब मर गया, उसके बाद कौन सा राजा आया, उसके बाद कौन सा राजा आया। सबसे ज्यादा बुद्धि ही खराब करते हो, पूछेगा ही नहीं है, ये पूछेगा ही नहीं। जहां तुम बुद्धि खराब करते हो नहीं पूछेगा वो, समझ में आया? जहां तुम डेटा याद करने बैठते हो, जहां तुम्हारी पता लग जाए ना अब ये आम आदमी की पहुंच से बाहर है, वो पेपर में भी नहीं आएगा। एक आम आदमी की याद करने की क्षमता होती है ना किसी भी चीज को। पढ़ो अगला सवाल। शासन व्यवस्था से सवाल पूछा। आगे में ये शासन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आर्थिक संरचना, इन शब्दों का मतलब सुन लो। पहली बार सुनोगे तो मतलब भी मैंने आगे लिखा हुआ, आराम आराम से पढ़ो, सब लिखा हुआ ए टू जेड, नोट्स बनाया हुआ, घबराओ मत बिल्कुल भी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2012 में क्या सवाल पूछा? चंद शासन काल में कर व्यवस्था का वर्णन कीजिए। अच्छा, चंदों के समय तो बहुत सारे टैक्स लगाए गए थे, टैक्स कैसे चलाते थे अपना घर में, कहीं से तो पैसा कमाते होंगे, टैक्स से पैसा कमाते थे। चंद वंश के जो राजा थे, राजा आए यहाँ उत्तराखंड के अंदर, चंद्रवंश के कुमाऊं पे उन्होंने, कुमाऊं पे चंद्रवंश छाया, तो उनके राजा थे टैक्स कलेक्ट करके, मतलब पैसा इकट्ठा करते थे लोगों से किस तरह, और कैसे अपना राजपाट चलाते थे वे लोग, इसके बारे में बताना। कितने बड़े में पूछा है? 125 बड़े में। आप बताओगे? यस, क्यों नहीं बताएंगे, सबको बताएंगे। सर मेरे को तो, मैंने तो पढ़ी भी नहीं हिस्ट्री। अरे बैठ जा शांति से, नहीं पढ़ी तो किसी ने भी पढ़ी, हाँ जिसने पढ़ी उसके काम ही नहीं आएंगी वो। समझ में आया? इसका मतलब सवाल कहां से पूछ रहा है, ये तो हो गया हमारे पास। अब पेज नंबर जाओ 19 पे, पेज नंबर 19 पे जाओ सब बच्चे फटाफट। आवाज आ रही मेरी? और पेज नंबर 19 पे मैंने इतिहास का अर्थ लिखा हुआ, हिस्ट्री का अर्थ। तो हिस्ट्री का आज मैं तुम्हें वास्तविक अर्थ बताने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, और ये तुम्हारे परमानेंट काम रहेगी और लिखने में भी बहुत काम आएगी। बस मेरी बात सुन लेना ध्यान से, क्योंकि मैं आगे जो, जैसे मैं आगे चलूंगा उसके अंदर बहुत गहरी और अच्छी बात लिखी हुई। ठीक है, शायद तुम जीवन में भी कुछ सीख पाओ उसको, और लिख यूज करना तो पक्का, कि कहां उसको यूज करना। समझ गए? बताऊंगा मैं क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो क्या इंपॉर्टेंट है। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना उत्तराखंड की, तो जितनी भी आप हिस्ट्री, ध्यान से सुन लो बड़े प्यार से हम क्या बोल रहे हैं। जब आप हिस्ट्री पढ़े उत्तराखंड की, इतनी बड़ी हिस्ट्री, ये वाला वंश पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, कुछ काम नहीं आएगा। मेंस में कोई काम नहीं आएगा। मेंस में आएंगे 2 सवाल या 3 सवाल, 2 सवाल या 3 सवाल बस। अगर तुम्हें 2-3 सवाल 25 पेपर में, एक पेपर में 25 क्वेश्चन आ रहे, 3 सवाल हिस्ट्री का है, तुमने उठा के जाके लिख दिए। तुम यहां से मेरे से पढ़ के गए, 2-3 पेज का तुम्हारे पास नोट्स था, उठा के जाके लिख दिए, क्या फायदा हुआ इतनी बड़ी हिस्ट्री पढ़ने का, इतनी बड़ी पोथली। समझ में आया? यहाँ ऋषिकेश के एक टीचर थे, एक बच्चा है मेरे पास, मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, इतनी मोटी पोतली दिखाई उन्हें, 3 कॉपी हिस्ट्री की मुझे, 3 कॉपी। सर मेरे टीचर ने ना इतने नोट्स बनवा रखे। मैंने कहा एक काम कर, फिर जाके कॉपी बंद कर और टीचर से जाके सुन के दिखा मुझे। अगर उसने सुना दिया जो उसने खुद लिखवाया बोल बोल के, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। समझ में आया? याद ही नहीं हो सकता हो, किसी के भी नहीं याद हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है वो, झूठ बोल रहे हो। समझ में आया? तो तुम जब तक अपने बारे में ये बात को विश्लेषण नहीं करोगे ना, तो तुम धस जाओगे। बहुत खतरनाक चीज है वो, डेंजरस चीज है। पूछ लो एक बार किसी से, समय बच जाता है भाई। तो हिस्ट्री का क्या मतलब क्या है फिर सर? हिस्ट्री का मतलब है कि वहां का
सामाजिक आर्थिक लिखा हुआ, इसमें नीचे लिखा हुआ पेज नंबर कौन सा है हमारे पास 20। वहां का सामाजिक यानी सोशल, आर्थिक यानी इकोनॉमिक हमारे पास, राजनीतिक मतलब भी समझाऊंगा इनका मतलब राजनीतिक, वहां का सांस्कृतिक विकास की बात करनी है। जब हम आप हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, आप कोई भी वंश पढ़ने बैठो, आप गढ़वाल का परमार वंश पढ़ने बैठो, ये उत्तराखंड में बहुत सारे वंश ने, बहुत सारे शासन, बहुत सारी डायनेस्टी है हमारे पास, बहुत सारे वंश ने शासन किया हमारे पास उत्तराखंड के अंदर। तो आप किसी भी एक वंश को उठाओ और उसके बारे में मैंने कहा तुमको उसके बारे में जानकारी है, तो तुम क्या करोगे, जन्म, मरण, कौन सा राजा पहले आया, कौन सा बाद में आया, बंद कर दो। यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा कौन सा पहले आया, कौन सा बाद में आया, इसमें जानने ज्यादा चली गई। उसके बाद कौन सा आया, कुछ नहीं, मेंस में इसका कोई काम नहीं है। याद करना ना, कोई मतलब नहीं है। क्या याद करना, जो मैं बताऊंगा। आवाज आ रही, मैं तुमको बता देने जा रहा हूं, दिमाग में रखना, 3 सवाल 2 सवाल सारे आएंगे, और 2-3 सवाल जो आएंगे मेरे पास उनका ऐसा नोट्स होना चाहिए कि कॉपी चेक करने वाले को शर्म आ जाए, वाओ क्या लिखा हुआ। तो मैं तो 3 पेज का नोट्स बनाऊंगा, 3-4 पेज का, क्यों मैं अपनी बुद्धि खराब करूं। जहां से सवाल आ रहा है मैं तो नहीं पढ़ूंगा फालतू का, मैं तो वो पढ़ूंगा जहां से सवाल आ रहा है, और उसको इतना अच्छा बेहतरीन करके लिख दूंगा, चार्ट डायग्राम ये वो करके, वो भी सोच कॉपी चेक करने वाला। मैं एग्जामिनर क्यों हूं, एग्जामिनर तो ये होना चाहिए था जिसकी कॉपी है। समझ में आया, साइकोलॉजिकली गेम खेलना एग्जामिनर के साथ, तो इस मामले में मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, क्योंकि मैं साइकोलॉजी पढ़ा हुआ व्यक्ति हूं। साइकोलॉजी फिलोसॉफी तो मैं अच्छी तरह किसी के दिमाग के आराम से अंदर घुस सकता हूं और देख के बता सकता हूं फेस रीड करके क्या है, व्हाट इज दिस। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं। तो ऐसे ही भी कॉपी को एनालिसिस कर लेता हूं। अब इसमें क्या लिखना, समझ रहे हो, चले। तो यहां लिखा हुआ पहले नंबर पे हमारे पास, तो हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या है, तो हिस्ट्री पढ़ने का मतलब क्या, जन्म मरण याद करना है, नहीं, क्या याद करना है, अरे आप कोई सा भी वंश उठाया, उस वंश की सामाजिक संरचना कैसी थी, सोशल स्ट्रक्चर कैसा था उस वंश का, कोई भी एक वंश उठा लो, इतने सारे वंश आएंगे, डरो मत, मैं खुद बता दूंगा। इसका मतलब है जब भी आप हिस्ट्री की बात करोगे तो हिस्ट्री किसी का इतिहास की बात करोगे, वहां की, इसका मतलब वहां की सामाजिक संरचना कैसी थी, वो उनका आर्थिक सामाजिक संरचना का मतलब भी बताएंगे तुमको, आर्थिक संरचना कैसी थी, वो लोग पैसा कहां से कमाते थे। जब भी आर्थिक संरचना की बात आएगी हमारे पास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात आएगी, समझ में हम, उनका राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसा था, कैसे शासन करते थे वो लोग, कैसे शासन करते थे, राजा था, महाराजा था, संविधान काम करता था, ये न्याय व्यवस्था कैसी थी वहां, ये सब चीजें चेक करेंगे हम, अभी इसको डिटेल से करेंगे हम इसको। सांस्कृतिक भी देखेंगे, कल्चर कैसा था, रहन सहन कैसा था, भाषा कैसी थी उनकी, बोलते चालते क्या थे वे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, क्या ओढ़ते थे वे, ये हमारे पास किस तरह का डांस करते थे, ये कल्चर है हमारे पास। जब किसी चीज का इतिहास पढ़ना हो, ये 4 चीज देखनी है। नंबर फर्स्ट, सामाजिक संरचना देखनी है, समाज कैसा था वहां का। अब ये इसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्या होता है सामाजिक संरचना का मतलब, सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। भाई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में कंबाइन करके बोल रहा हूँ। ठीक, उसके बाद आर्थिक संरचना कैसी थी वहां, उसके बाद वहां का राजनीतिक संरचना कैसी थी, सांस्कृतिक विकास कैसा था, ये चीजें पढ़नी होती है हिस्ट्री में। और इन्हीं से सवाल पूछता है, सवाल भी इन्हीं से पूछेगा। क्यों पूछेगा कि कौन से राजा के बाद क्या आया, इसका कहीं यूज होगा, कहां यूज होगा, क्या करोगे इसका, कहीं भी यूज नहीं होगा इसका। तो पूछता है हिस्ट्री का मतलब क्या है, हिस्ट्री का अर्थ है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास, ये इसका मतलब। अब मैं तुमको समझाना चाहता हूं पहले नंबर पे सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, व्हाट इज द सोशल डेवलपमेंट। और ये सोशल डेवलपमेंट तुम्हारा भी हो सकता है, किसी पूरे एक वंश का भी हो सकता है, पूरे एक देश का भी हो सकता है, पूरे राज्य का भी हो सकता है। सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, हमारे पास पूरे समाज के विकास की बात कर रहे हैं हम। और उस समय का जो समाज रहा होगा, उस वंश का, उसके समाज का विकास कैसे हुआ होगा, कैसे उसका सोशल डेवलपमेंट हुआ होगा, ये मेरे को समझना है। सोशल, ये सामाजिक विकास है, इस शब्द का मुझको अर्थ समझना है पहले, मुझको मतलब आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं तुमको। और ये बहुत जगह काम आएगा तुमको, बहुत जगह लिखने के अंदर। क्या तुम तैयार हो इसको पढ़ने के लिए भी, क्या हम इसको समझा दें थोड़ा थोड़ा करके। ठीक है, मैं चाहता हूं इंग्लिश वाला इंग्लिश में और हिंदी वाला हिंदी में, पहले हिंदी वाला हिंदी में समझे और इंग्लिश वाला इंग्लिश में समझे। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ सोशल डेवलपमेंट, इसको यूज कहां करना है, कहां लिखना है, मैं बताऊंगा अभी। कॉपी में भी कुछ नहीं लिखना, पहले समझ लो इसका मतलब क्या है, पीडीएफ में रहने दो उसको, ये कहीं नहीं लिखना पड़ेगा सामाजिक विकास क्या होता है।
ये एनसीईआरटी पढ़ के समझ में आ जाता है। तो एनसीईआरटी पढ़नी नहीं पड़ रही तुमको, मेरे पास आओगे कोई जरूरत नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की, सीधा जाओ लिखो, कोई मतलब नहीं, और धूमधाम से लिख के आओगे। मैं खुद ही एनसीईआरटी हूं, भाषण देखिए कितनी सरल है। सामाजिक विकास का अर्थ क्या है? तो यार उसका उसका देखो, हमारे पास कुछ बच्चे देखो बड़े हो गए लेकिन उनके अंदर हरकतें भी बच्चों वाली, क्योंकि उसका सोशलाइजेशन प्रोसेस खराब है, सामाजिकरण की प्रक्रिया खराब है उसकी, उसका सामाजिक विकास नहीं हुआ है। जितने बच्चे शहर में रहते हैं चिड़चिड़े हो जाते हैं, चिड़चिड़े अकेले बन के शिकार है सारे के सारे। गांव में रहते हैं, पता है क्या होता है, अभी बच्चा था हाथ में, अभी बुआ के हाथ में चला गया, फिर फूफा के हाथ में चला गया, कोई इधर से लात मार रहा है, कोई उधर से पैर मार रहा है। सामाजिकरण की प्रक्रिया ठीक है उसकी, समझ में आया? शहर में क्या है, सुन लो ये सारे काम आएंगे, यहां नहीं काम आएंगे, इंटरव्यू में पूछेगा। शहर में बच्चा क्या है, अभी मम्मी थी पास में, मम्मी भी काम से चली गई, पापा भी काम से चला गया, और बच्चा घर में बैठा है, क्या कर रहा है किसी को कोई मतलब नहीं है। धीरे 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 बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद क्या होगा, अकेला ही रहना सीख जाएगा, और बेचारा अकेला ही हो जाता है जिंदगी में जाके, और चिड़चिड़ापन आ जाता है उसके अंदर। क्यों? क्योंकि सोशलाइजेशन प्रोसेस खराब है, सामाजिक विकास सही नहीं हुआ, सोशल डेवलपमेंट सही नहीं हुआ उसका। समझ में आया? ये सामाजिक विकास का मतलब क्या केवल इतना ही लिखना है पेपर में ना, ये तो मैंने समझ पैदा करी तुम्हारे अंदर बता के। तो सामाजिक विकास का मतलब अब हम समझते हैं इसमें क्या लिखा हुआ। अब मैं चाहता हूं कि सब बच्चे, जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में, मैंने इतनी हार्ड इंग्लिश नहीं डाली इसमें उठा के कि कोई भी पढ़ के ना समझ सके, तो इंग्लिश वाला इंग्लिश में आराम से समझ सकता है, सेम चीज इंग्लिश में लिखी हुई, सेम चीज हिंदी में, आराम से बैठ के पढ़ो। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, मैं अभी 3 मिनट 4 मिनट में आ रहा हूँ, पढ़ लोगे इसको, अभी आ रहा हूँ, पूछूंगा सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, आराम से बैठ के पढ़ो, तो मुझे बताओगे, कहीं नहीं जाओगे, पढ़ो बैठ के जाके। आर्यन माइक ऑफ। पढ़ लोगे, पढ़ो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, पूछूंगा भी, अभी आ रहा हूं तुमसे, किसी के बच्चे का नंबर लगा लूंगा, पूछूंगा भाई बताओ सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा बेहतर होता है, समझ में आया? वो सबको बराबर का दर्जा ला के देता है, और कॉन्स्टिट्यूशन का तुम हमेशा रेस्पेक्ट करोगे, ठीक है? तो वर्ण व्यवस्था बहुत खतरनाक होती है, इसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये सही बात नहीं है बिल्कुल भी, आप ऐसी मानसिकता से हमेशा बाहर निकलेंगे, ठीक है? चलें, तो सामाजिक संरचना का मतलब समझ में आ रहा है, सीखने का बहुत कुछ मिलेगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, ठीक है? हर दिन कुछ नया सीखोगे, और बुद्धि खुलेगी तुम्हारी। अब लग रहा है अब कुछ नया आ रहा है, अब कुछ नया आ रहा है, अभी लिखना इसमें से कुछ नहीं, जो लिखना है मैं बता दूंगा अभी, आगे चलो, ठीक है? अच्छे परिपक्व व्यक्ति की पहचान होगी, कभी भी एक जाति, एक धर्म, एक वर्ग को बढ़ावा नहीं देगा, बात ही नहीं करेगा, वो मौन हो जाएगा, इसको न्यूट्रल कहते हैं। कुछ कहते हैं नहीं तो इसकी भी बात करता है, इसकी बात करता है, दोगला है, अबे दोगला नहीं बोलते उसको, न्यूट्रल व्यक्ति बोलते हैं, परिपक्वता कहते हैं उसको, मैच्योरिटी कहते हैं उसको। लिखा हुआ इसमें, तो पहली हेडिंग तुम याद कर लोगे सब। अच्छा, सोशल स्ट्रक्चर, पहली हेडिंग मुझे को याद करनी, जब भी मैं सामाजिक संरचना की बात करूंगा, किसी भी समाज की बात कर रहा हूं मैं, चाहे मैं कत्यूरी की बात कर रहा हूं, चाहे मैं चंद्रवंश की बात कर रहा हूं, 5 के 5 वंश बताए मैंने तुमको, तो इसका मतलब जब भी मैं सामाजिक संरचना की बात करूँ, मतलब सामाजिक विकास की बात करूंगा, उसमें मेरे हाथ में पहली हेडिंग आनी चाहिए आज के बाद, सामाजिक संरचना। और सामाजिक संरचना में मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, वर्ण व्यवस्था, कि उस समाज में वर्ण व्यवस्था है थी तो बेकार समाज था, अगर नहीं आती तो अच्छा समाज था। बात समझ में आई है? इतना ही लिखना है शॉर्टकट में, वर्ण व्यवस्था थी तो मतलब अच्छी नहीं आती, वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी ये बताना, इतना ही बताना और कुछ नहीं बताना, वर्ण व्यवस्था मौजूद थी, इतना बस काम हो गया। कीवर्ड लिखना, पुरानी भर भर के लिख दिया, छाप दिया, ऐसा कुछ नहीं होता कि छाप रहे हो, वो एक वर्ड देख के समझ जाएगा जो कॉपी चेक करता है, इतना अनुभव है सर, ठीक है? देखो हमारे पास, और देखो हमारे पास वर्ण व्यवस्था, जनजातीय व्यवस्था, एक शासक वर्ग, पुरोहित वर्ग, कर्षक वर्ग, शिल्प व्यापारी वर्ग, यही तो हमारे पास। देखो समाज में उच्च नीच, भेदभाव, सामुदायिक संरचना, उदाहरण भी दे रखे इसने ऐसे करके। तो तुमको अभी क्या करना है, उदाहरण नहीं याद रखने, तुमको हेडिंग याद रखनी, कि अगर कहीं भी हम सामाजिक विकास की बात कर रहे होंगे, सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे होंगे, पहले नंबर की हेडिंग मेरे दिमाग में आनी चाहिए, सर ने कहा था सामाजिक संरचना, और सामाजिक संरचना के अंदर मुझे क्या याद आना चाहिए, वर्ण व्यवस्था थी या नहीं थी। इतनी बात बताई, समझ में आई? क्लियर किसी को? बहुत जगह काम आएगा तुमको। दूसरी दूसरी हेडिंग मेरे दिमाग में क्या आनी चाहिए जब भी सामाजिक विकास की बात करेंगे, दूसरी हेडिंग आनी चाहिए मेरे दिमाग में, परिवार और सामाजिक संगठन, परिवार और सामाजिक संगठन, ये हेडिंग आनी चाहिए तुम्हारे। इंग्लिश में भी है ना, शायद लिखा हुआ ना इंग्लिश में भी, फैमिली एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन,
हाँ, तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ फैमिली एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये दूसरी हेडिंग आनी चाहिए मेरे दिमाग में। इसमें क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है कि वो परिवार जो वहां उस समय का जो समाज था, उसमें परिवार संयुक्त रूप से रहा करता था या एकल सिंगल सिंगल करके रहा करता था। ये है, ये बताना पड़ता है उस समय के समाज। पांच वंश से तो वहां का समाज भी रहा होगा, और समाज रहा होगा, समाज का विकास भी हुआ होगा। जब विकास हुआ होगा उसके अंदर मैंने तुमको बताया है, हमारे पास कितने पॉइंट याद रखने, बस 5 हेडिंग याद रखनी इसके अंदर तुमको। पहली हेडिंग मैंने तुमको बताई थी सामाजिक विकास के अंदर, सोशल डेवलपमेंट के अंदर क्या है हमारे पास, सोशल स्ट्रक्चर यानी सामाजिक हमारे पास संरचना। दूसरे नंबर पे मैंने तुमको क्या बताया, हमारे पास परिवार और सामाजिक संगठन है हमारे पास, ठीक है। और तीसरे नंबर की हेडिंग याद करो, तीसरे नंबर की, और उसके अंदर क्या है, दूसरी हेडिंग के अंदर भी क्या याद रखना कि लोग इकट्ठा रहा करते थे, मिलजुल कर रहा करते थे, या एकल परिवार की तरह रहा करते थे हमारे पास। समझ, ग्राम आधारित समाज था या सामुदायिक निर्णय आधारित समाज था हमारे पास, शहर की तरह रहा करता था वहां का समाज, ये गांव की तरह रहा करता था। ये चीजें दिमाग में आनी चाहिए तुम्हारे। पता लग रहा है मैं क्या बोल रहा हूं तुमको? जब तुम कोई हेडिंग लिखो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए, जो आना चाहिए मैं बता रहा हूं। समझ रहे हो? ये बहुत टाइम बचाएगा, बहुत आगे आगे बहुत टाइम बचाएगा तुम्हारे। तीसरे नंबर की हेडिंग तुम्हारे दिमाग में आनी चाहिए, स्त्रियों की स्थिति। सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी भी समाज का विश्लेषण करना हो, कहना अम्बेडकर का कि अगर किसी भी समाज का विश्लेषण करना हो, मैं किसी भी समाज की प्रगति का, ये अम्बेडकर का कथन है, अम्बेडकर की भाषा में बोलता हूं, मैं किसी भी समाज की प्रगति का मापक उस समाज के अंदर स्त्रियों की दशा को समझता हूं। अगर स्थितियों की दशा अच्छा होगी तो वो समाज अच्छा होगा, और नहीं तो वो समाज बेकार होगा। ये अम्बेडकर का कथन है। समझ गए कि मैं किसी भी समाज के पैमाने को स्त्रियों के वजह से तोल के देखता हूं। ये कहा था अम्बेडकर ने। समझ में आया? अगर स्त्रियों की दशा अच्छी होगी तो समाज अच्छा होने तो बेकार होगा। तो बहुत काम करा अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के लिए, सोशल जस्टिस के लिए। ये उन्हीं को नहीं पता जिसको पता ही नहीं अम्बेडकर का महत्व, जिसके दिमाग में घुसा हुआ मैं तो हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। कुछ नहीं हो तुम, कहानी खत्म है तुम्हारी, कुछ नहीं पता तुमको। बड़े हो गए, बुद्धि नहीं खुली, पढ़ाई नहीं करी आज तक। समझ रहे हो? तो क्या आनी चाहिए थी तीसरी हेडिंग, स्त्रियों की स्थिति। अच्छा, स्त्रियों की स्टेटस ऑफ वुमेन। आ जाओ हमारे पास, इसके अंदर भी समझाता हूं तुम पारिवारिक भूमिका, धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता। पता है क्या होता था? एक संस्कार होता था हमारे पास पुराने समय में, उपनयन संस्कार। महिलाओं का नहीं होता था वो। पता है किसी को उपनयन संस्कार क्या होता है? और बताओ कोई। उपनयन संस्कार होता था पहले हमारे पास हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म वाले को अंदर तो महिलाओं को ज्यादा दिक्कत हुई। जितनी भी हिंदू महिलाएं हैं ना, अगर वो हिंदू है, सबसे ज्यादा शोषण हुआ हिंदुओं की महिलाओं का। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। वो अपनी आजादी का अब तक उपभोग नहीं कर पाई। आज भी बेचारी डर डर के रहती है घरों में। समझ में आया? समाज क्या कहेगा, चार लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कर लेंगे, वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेंगे। अबे अपने लिए कब जियोगे? अपने लिए क्या किया तुमने? ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, मम्मी क्या सोचेंगे, पापा क्या सोचेंगे। यूरोप की महिलाएं ऐसी नहीं है। यूरोप की महिलाएं ऐसी नहीं है। वो 400-500 साल आगे जीती है। जो सोचेगा सोचेगा, फर्क नहीं पड़ता उनको। बहुत ओपन है हर चीज से। यहाँ आदमी डर डर के मरता है, डर डर के रहती है बेचारी महिलाएं। बचपन से लेकर लास्ट तक डराया जाता है। ये गले में जंजीर पहन लो, अच्छा पल्ला ओढ़ के रखो, सम्मान करो। सारे सम्मान महिलाओं पे थोपोगे क्या? खराब कर दिया, नुकसान कर दिया इनका। और मैं तो मैं एक धर्म की बात नहीं करता। किसी भी धर्म को उठा के जाके बता दो मुझे जिसने महिलाओं के साथ बदसलूकी नहीं की हो। एक भी हिंदू मुस्लिम धर्म वाले बताओ, महिलाओं को तुम मौलवी क्यों नहीं बनाते हो? बताओ हिंदू धर्म वाले, तुम पंडितों उसके मंदिरों के अंदर कौन सी महिलाओं को तुमने पुजारी का स्थान दे दिया? बताओ ईसाई धर्म वाले किसको पादरी बना दिया तुमने? मैं बताऊंगा ना तुमको, हमसे पूछो। जिसको बकवास करनी है ना, हमारे साथ आगे बहस करो। वैदिक शिक्षा के लिए होता है आगे, इसके अंदर की जागी भावना है पूरा का पूरा। वैदिक शिक्षा के लिए होता है। बेटा तुमसे ज्यादा वेद पढ़े हैं मैंने। चुपचाप बैठे रहो शांति के साथ। समझ में आया? जागेन के अंदर की भावना आएगा। एक कमेंट करा था अभी, पढ़ गया ज्यादा। अरे सर वैदिक काल में ये वो फला, कुछ नहीं है वैदिक काल में। चुप हो जाओ, सुन लो शांति से। समझ गए? हर धर्म ने शोषण किया। समझ गए? स्त्री का तो समाज के अंदर जब भी सामाजिक विकास, स्त्री की स्थिति की बात पक्का करोगे। 3 हेडिंग मैंने बता दी है तुमको, दिमाग में नहीं चाहिए तुम्हारे। समझ में आया? कहा जाता है कि जो इंसान न कभी बोल नहीं सकता वो लिख सकता है। इसलिए कागज के अंदर और कलम के अंदर बहुत धैर्य होता है।
कुछ भी बता दो तुम उसको, कुछ भी। एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ के ही पता लगा था मेरे को। चलो, इसमें क्या लिखा हुआ? धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता। तो उपनयन संस्कार का महिलाओं को अधिकार नहीं आता हिंदू धर्म में। पहले लड़कों को पढ़ने का अधिकार दिया जाता, लड़कों को गुरुकुल भेजा जाता, लड़कियों के लिए गुरुकुल था। हेलो। हाँ, जनेऊ को ही बोलते हैं उपनयन संस्कार। वहीं शिक्षा का देने का, फिर उसको पढ़ने का अधिकार मिल जाता है। ठीक है। ठीक। एक इंपॉर्टेंट केस बता दो तुमको सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है। साबरीमाला मंदिर केस है। देखो, हाँ हाँ, विद्यमान है अभी, सब चीज विद्यमान। सब कुछ बाहर से बदला है। सर, दहेज प्रथा निषेध अधिनियम 1963 के तहत सरकार ने दहेज पे लेन देन पे बैन लगाया हुआ। कौन सा जो व्यक्ति जो है दहेज लेके नहीं आया, जिसकी शादी होगी, दिया नहीं, एक्सेप्ट कर रहे हो तुम जाके सब के सब। हम सब बढ़ावा दे रहे हो उसको, दहेज को जाके बर्बाद कर दिया हमारा देश इन्होंने क्यों दे दहेज भी पूरा जाकर एक्सेप्ट कर रहे हो? मैं अपने गांव की पढ़ी लिखी लड़कियों को, पढ़े लिखे लड़कों को देखता हूं, और आते हैं महिलाएं। अच्छा, ये तो बैड सही नहीं है, चाहे बेचारे ने लोन लेके दिया हो। ये तो सोफा सही नहीं है, हमारे वाली बहू का बढ़िया है। ये क्या है? ये तो मेन से यहाँ तो सुनना पड़ेगा तुमको, नहीं तो बुद्धि नहीं डेवलप होगी तुम्हारी, याद रखना बात। यार, इंटरव्यू में बाहर निकाल देगा। ठीक है। इसे पढ़ाता नहीं छोटी क्लास वालों को, मैंने पहले ही कहा था, क्योंकि वहां बोलने का मौका रहता है। ये फैक्ट हो गया, ये फैक्ट हो गया, ये फैक्ट हो गया, क्या सीखा उससे? क्या सीखा उससे? ये क्लास, ये होती है मेंस की क्लास। ये फिर आंसर राइटिंग में झलकती है। प्रिया, माइक ऑफ कर लो। प्रिया, माइक ऑफ कर लो। चलो, उसके बाद हमारे, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये सब डाल नहीं तुम्हें हेडिंग बना बना के, अपनी भावनाएं तुम लिख सकते हो, ओरिजिनल होगी। ऐसे में तो खूब लिखते हैं बच्चे, खूब अपनी भावनाओं को, और खूब नंबर मिलते हैं उनको। समझ गए? आगे चलो। संपत्ति और उत्तराधिकार बताओ, कौन सी महिला है हमारे पास? पैदा हुई नहीं, क्या कहते हैं? बेटा, संपत्ति तुम्हारे भाई की संपत्ति है। क्यों? क्यों है? एकमात्र देश है हमारा ऐसा जहां लड़कियों का अधिकार नहीं संपत्ति पे। समझ में आया? पराया धन। घर में झाड़ू लड़कियां लगाएंगी, लड़कियां ड्राइविंग नहीं सीखेंगी, लड़कियां ये नहीं करेगी, लड़कियां वो नहीं करेगी। ये समाज है। पढ़ना ही नहीं कभी। तो मैं तो नहीं समझता, मैंने बहुत पढ़ा हुआ महिलाओं के बारे में, बहुत। और मैं बाहर बाहर की, अमेरिका का इतिहास मैंने काफी मात्रा में पढ़ा, यूरोप का पढ़ा। तो देखता हूँ मैं वहां की महिलाएं कितनी अपनी आजादी का उपभोग करती है। वहां बहुत फ्रीडम है यार, सच में ही। वहां ऐसे तुम, कोई लड़की रास्ते से गुजर रही हो, ऐसे ताड़ ताड़ के देखो, पैर कबर में लटक रहे, लड़की अंक होते ओझल नहीं होगी ना, देखते ही जाएंगे, देख तो। ये ऐसा समाज है, वहां नहीं होता ऐसा। जा रहे देख के लड़कियों को यहाँ उपभोग मात्र की वस्तु समझा जाता है, उपकरण समझा जाता है, वस्तु है वो। भारत के समाज की बात बता रहा हूं, इतना गंदा समाज है। नहीं होना चाहिए ऐसा, याद रखना बात यह। ठीक है। स्त्री, जो स्त्री होती है, इस पूरी सृष्टि को अपनी कोख में जन्म देती है। याद रखना बात। दुख होता है मुझे यार, पढ़ के बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर मैं देखता हूँ ऐसे बैठ के, फिर मैं क्या करता हूँ बताओ? दो चार कविताएं लिख लेता हूँ। एक लेखक लोग क्यों बनते हैं? इसलिए तो बनते हैं, कुछ करना चाहता था, हाथ में कुछ है नहीं, तो कविताएं लिख देता है बेचारा। वो क्या था, मैंने, हाँ क्या, कि जात पात के नाम पे सिखाए नफरत बच्चों को। आप भी, आपको भी जो आया मुंह में बक दे अच्छे अच्छों को, बोले हम नहीं सुधरेंगे, चाहे घर की नीलामी क्यों ना हो, नेता अपनी जात या धर्म का हो, चाहे बड़ा हरामी क्यों ना हो। ऐसे ऐसे शायरी लिखता हूँ मैं। माई गोप।
चले, अब आते हैं हमारे पास तो 3 हो गए हमारे पास समाज के अंदर। शिक्षा एवं ज्ञान परंपरा में कुछ पढ़ने को भी दूंगा तुमको आगे जाके। शिक्षा एवं ज्ञान परंपरा हमारे पास। अच्छा, समाज के अंदर शिक्षा की भी बात करेंगे, ज्ञान परंपरा की। मौखिक परंपरा, लोक कथा हमारे पास, मंदिर आश्रम शिक्षा, धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन। 5 पॉइंट याद कर लेना तुम्हारे पास। शिक्षा एवं ज्ञान परंपरा की बात करोगे तो 4 पॉइंट हो गए। उसके बाद 5वें नंबर पर धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन हमारे पास। इंग्लिश में भी लिखा हुआ नीचे देखते रहना। 5वें धार्मिक एवं सांस्कृतिक जीवन। इसमें धार्मिक सांस्कृतिक जीवन का मतलब वो वहां का जो समाज था, लोग थे, कौन से धर्म की पूजा करते थे वो? भगवान शिव को मानते थे, वैष्णव को मानते थे, या हमारे पास वो कौन से देवी देवता मूर्ति पूजा करते थे, नहीं करते थे? इनकी बात करनी होती है। ये कहां जरूरत पड़ेगी? जब आप 5 के 5 वंश पढ़ोगे, उनके सामाजिक विकास की बात करोगे। किसी का भी सामाजिक विकास पूछ ले, ये 5 हेडिंग तुम्हारे दिमाग में जानी चाहिए। इसके अंदर चाहे बना के लिख दो, एक लाइन भी, एक लाइन एग्जाम्पल बना के डाल दो, कभी कभी भी मार नहीं खाओगे। तो तुमको 5 हेडिंग याद करनी है बाबू, उनका मतलब समझना। समझ रहे हो? ठीक है। और एक भी वर्ड तुमको नहीं समझ में आए, मैसेज डाल लो, छोड़ दो, चलता फिरता जब भी टाइम मिलेगा आराम से मैं अपना वॉइस मैसेज भेज देता हूं। ठीक है, तुम तो 6वां और 7वां पॉइंट भी तुम पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से 5 ही पॉइंट पढ़ने तुमको। समझे? 5 ही पॉइंट पढ़ने। कुछ बच्चे चाहे तो सामाजिक विकास पे नोट्स भी बना सकते हैं 5 पॉइंट का। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं तुमको समझाना चाहता हूं, जब आप सामाजिक विकास की बात करेंगे तो 5 पॉइंट की बात करेंगे, सब बच्चे दिमाग में ध्यान करके रखेंगे। अभी 5 के 5 पॉइंट दोहरा लो, मैंने कौन से पढ़ाए सब हेडिंग, किसी से भी सुन सकता हूं अभी। जल्दी फटाफट दोहरा लो, 33 स्पीड से 5 पॉइंट मैंने कौन से बताए बैठे बैठे। तुम्हारे अंदर बहुत, क्लास में 56 बच्चे बैठे, 55-56 बच्चे, मैं लिख के दे सकता हूँ 100%, कॉपी पे साइन करवा लो। जो बच्चा रात को 12 बजे मेरे पास बैठा हुआ ना, वो कभी खाली नहीं जा सकता। समझ में? वो बैठा हुआ अपने भविष्य के लिए जाग रहा हो, उसके अंदर है कुछ जिसको खींचता है पढ़ाई की तरफ। और सच में तुम कभी पढ़ाई मत छोड़ना, आज के बाद मत छोड़ना पढ़ाई कभी भी। जो यहाँ 12 बजे क्लास में बैठ गया ना, वो साधारण आदमी नहीं है। समझ में? मुझे वही सुन सकता है जिसके अंदर पेशेंस होगा। ठीक है, जिसको कुछ करना होगा। 5 पॉइंट याद हो गए? पढ़ लो फटाफट 33 स्पीड से, ऐसे याद करने होते हैं। इसके अंदर उदाहरण नहीं याद करने, क्योंकि उदाहरण अलग अलग वंश के हिसाब से अलग अलग उदाहरण होंगे। समझ गए? वो तो हम पढ़ते वक्त देखेंगे। मैंने तुमको बताया, जब भी तुम सामाजिक विकास के बारे में सोचो तो क्या सोचना है, ये 5 हेडिंग सोचनी है तुमको। मैंने कहा ए रे, क्या नाम है तुम्हारा? रे प्रिया, रे खुशी, रे हमारे पास करीना, महेश, रे तुम हमको सामाजिक विकास बताओ रे भाई, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सर आपने 5 पॉइंट याद करवाए थे, वो हमको पता है, बस होगा क्या हम तुम्हारा। अब किसी का भी सवाल, किसी भी समाज का सामाजिक विकास तुम धड़ 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 करके बता दोगे, धड़ धड़ करके। शुरुआत कहां से करोगे ये भी मैं बताऊंगा। बस आज सोशल विकास, सोशल डेवलपमेंट का मतलब समझाया तुमको, समाज का विकास कैसे होता है। इतनी बात बता, समझ में आई तुमको क्या कहा है मैंने? और यूज करना भी इसको बताया, कहां से समझ में आया। अभी मैंने बहुत चीजें सीखने की, 3-4 क्लास, 3-4 क्लास तो इस तरह करके जाएगी। और जैसे तुम्हारे पास शब्द क्लियर हो गए, तुम्हारा पेन फिर रुकेगा। आंसर राइटिंग यहां नहीं तैयार होती, यहां तैयार होती है। यहां से निकलता है उत्तर और आवाज आती है यहां से। अब कर, चलो दूसरे नंबर पर पढ़ो हमारे पास। किसी भी वंश का हाँ, किसी भी वंश का आर्थिक विकास कैसे लिखे, लिखा हुआ ना इसमें। ये मैंने जानबूझ के लिखा इसमें, किसी भी वंश के बारे में आ जाए। कितने वंश बताए मैंने टोटल मिला के? कितने डायनेस्टी बताई भाई? 5 में से इंपोर्टेंट कितनी बताई मैंने? 3 इंपोर्टेंट पे सवाल आएगा, घबराओ मत। अब जरा मुझे ये भी बता दो जरा, किसी वंश का आर्थिक विकास से कैसे लिखे, इसमें से टोटल 5 पॉइंट पढ़ लो फटाफट 33 स्पीड से। और जब भी आर्थिक विकास, आर्थिक का मतलब पैसे से इतना, जहां भी इकोनॉमिक मतलब आर्थिक हमारे पास। समझ में आया? बच्चे बहुत सारे थे जिनको दिशा नहीं मिल पाई, आर्थिक स्थिति सुधारने चले थे, मानसिक स्थिति खराब करके बैठ गए, क्योंकि पता ही नहीं था पढ़ना कैसे है। पता ही नहीं था पढ़ना कैसे है। आर्थिक स्थिति सुधारने चले थे, मानसिक स्थिति खराब हो गई, क्योंकि पता ही नहीं था पढ़ना कैसे है। चलो पढ़ लो, जब भी आर्थिक विकास की बात आएगी तो तुमको दिमाग में 5 पॉइंट कौन से लेके आने हैं। और ये है नहीं कहूँ डाइवर्स, ये बहुत बड़ा डाइवर्स एरिया है पूरा का पूरा, मतलब बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन है, कहीं भी यूज कर लोगे इन पॉइंट को। आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? मेरा आर्थिक विकास, एक समाज का आर्थिक विकास, एक वंश का आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? पढ़ो उसको, 5 पॉइंट हमारे पास। कृषि व्यवस्था,
पशुपालन, व्यापार वाणिज्य हमारे पास, कर व्यवस्था, शिल्प उद्योग, इन 4-5 पॉइंटों की बात करोगे तुम। इसमें से हमारे पास मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था। समझ में आया? चलो मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ सब बच्चों से, जिससे पूछता हूँ, मैंने बताया भी होगा शायद पढ़ाते वक्त भी तुमको, जितने भी मंदिर है सारे पहाड़ के ऊपर क्यों बनाए जाते हैं? सारे भगवान पहाड़ पे क्या कर रहे हो ऊपर? हाँ, पता लग गया ना? और यहाँ के लोग क्या क्या समझते हैं, भगवान सारे पहाड़ पे क्यों बैठे हुए, क्या कर रहे हैं भगवान पहाड़ पे? अगर मंदिर नहीं बनाया ना, वहां के लोग भूख के मर जाएंगे। समझ में आया? इसलिए जितने भी मंदिर बनाए ना, तो वहां कोई भगवान नहीं बैठा हुआ। मैं फिलोसफी पढ़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक एक भगवान के बारे में मुझे अच्छी तरह डिटेल से पता है, तमीज से, कब कहाँ स्टार्ट हुआ, कौन सा कृष्ण जी कहाँ से आए, कब पैदा हुए हैं, कहाँ थे, कैसे स्ट्रक्चर चला, सब पता है मेरे को। याद रखना बात यार, ठीक है? जितने भी भगवान का पूरा ड्रामा है ना जो फैला रखा है पूरा का पूरा, अगर मंदिर नहीं होता कितने लोग भूख के मर जाते, इसलिए मंदिर भी जरूरी था। समझ में आया? ठीक है? तो मंदिर की आलोचना नहीं करनी चाहिए। समझ में आया मैंने क्या कहा है तुमको? वहां के लोग, पहाड़ के लोग कैसे जिंदा रहते भाई? तुम देते खाने को उनको, तो जरूरी था मंदिर। तो मंदिर की आलोचना नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? चले, तो किसमें से कितने पॉइंट याद करने, इसमें से 5 पॉइंट। समझ समझ के 5 पॉइंट याद करने। जब भी अच्छा आर्थिक विकास की बात आएगी, 5 पॉइंट दिमाग में जाने से, कृषि व्यवस्था कैसी थी वहां, वहां कृषि प्रधान या मिश्रित कृषि होती थी या सीढ़ीदार खेती होती थी वहां पे, ये पता होना चाहिए मेरे को। पशुपालन की बात आ जाए तो हमारे पास गाय भेड़ बकरी कौन सा पालन होता था हमारे पास, डेयरी उद्योग है थे नहीं है थे वहां पे। उसके बाद हमारे पास व्यापार वाणिज्य की बात है। व्यापार वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार, ट्रेड करना, चीजों को उठा के कॉमर्शलाइज करना, उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके बेचना, कॉमर्शलाइज करना चीजों को, ये है हमारे पास ये। उसके बाद हमारे पास ये कर व्यवस्था, टैक्सेशन, पैसा कहां से कमाते थे, इन सब चीजों से जितनी भी हेडिंग रखी हुई है ना, इनसे सबसे पैसा ही कमाया जाएगा। वही हमारे पास आर्थिक विकास होगा, और किसी भी समाज में होगा। समझ में आया? जब मैं यूज करूंगा ना पॉइंट को, तुमको लगेगा यार ये तो 5 पॉइंट पहले ही पता थे मेरे को, इसका मतलब सबके 5-5 पॉइंट हेडिंग, बल्कि उसका मतलब पता होना चाहिए क्या। अच्छा अच्छा, ये है इसका मतलब, ये है, ये मतलब पता होना चाहिए तुमको। आगे चलो, हमारे पास ये पढ़ना है तुमको सबको, बल्कि 7-7 पॉइंट डाले हुए मैंने तुमको, 5 याद रखने बहुत है अच्छे, जो तुमको लग जाए, समझ में आ जाए। समझ में आए? इससे ज्यादा लिखने का कभी किसी को मौका नहीं मिलता। कैसे लिखना है समझ लो अच्छे तरीके से। आज कुछ काम नहीं है, अगला अगला पॉइंट पढ़ो। अगला कौन सा हमारे पास? अभी हमने दो प्रकार के विकास पढ़े, एक तो सामाजिक विकास, एक आर्थिक विकास। तीसरे नंबर का हमारे पास राजनीतिक विकास। और जितने भी बच्चे पढ़ते हैं सारे, उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ ली, पहला राजा आया, दूसरा राजा आया, तीसरा राजा आया, इस राजा ने ये किया, उस राजा ने वो किया, वो सब राजनीतिक विकास में आ जाता है। उसका बहुत कम योगदान है, मेंस में उसका जीरो जीरो कंट्रीब्यूशन है, कोई योगदान नहीं है उसका मेंस का। कम सवाल आते हैं उससे, 1-2 सवाल आ गया तो कभी कभार के। समझ में आया? और जब भी आप राजनीतिक व्यवस्था की बात करोगे, तो राजनीतिक व्यवस्था में भी कितनी हेडिंग याद करोगे? 5 हेडिंग, सब लिखी हुई इसमें। राजनीति के बाद बात करोगे संस्कृति की, कल्चर कैसा होता है हमारे पास वहां, उसकी भी 5 हेडिंग याद करोगे इसमें से। कर लोगे आज इतना काम? तो 5-5 हेडिंग, तो तुम क्या करोगे आज बैठ के, ये सारी हेडिंग पढ़ोगे बैठ के, तमीज से कुछ नहीं छोड़ोगे इसमें से। इंग्लिश वाला इंग्लिश में, हिंदी वाला हिंदी में। और अभी कुछ नोट्स नहीं बनाना है यहाँ से, बिल्कुल भी कोई बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ना पढ़ना नोट्स। इसके बाद में कल को बताऊंगा, थक गया हूं मैं, 12 बज गए हैं बोलते बोलते। कुछ तो कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, बैटरी चार्ज हुई होगी। हाँ, मैंने पहले ही समझा, उदाहरण दिया ना तुमको, कि फोन को भी चार्ज होने के लिए बैटरी के चलने के लिए बैटरी चाहिए होती है, तो बैटरी हूं मैं तुम्हारी। समझ में आया? बीच बीच में चार्ज करता रहूंगा तुमको, इस तरह आता रहूंगा। कल भी क्लास होगी, क्योंकि मैंने बहुत बना रखा, पढ़ा रखा, पढ़ा पाया नहीं मैं इसमें से, बातें मेरी इतनी लंबी हो जाती है, लेकिन सीखने को तो मिलता ही होगा यार तुमको। ठीक है? वो है हमारी दादी। हाँ बताओ। कर लो उसको भी, क्या दिक्कत हो गया? एक आधा है तो और भी बता दो, एक और डाल दो, सोनू वंश। कोई सा भी वंश आ जाए, मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, आराम से लिख लोगे शांति से। धैर्य रखो, शांति रखो, सोना मिलेगा। चले?
यार तुम पागल आदमी हो क्या? 12 बज गए हैं, तुम बुद्धि खराब है तुम्हारी। चलो घर जाके पढ़ के सो जाओ। 12 बजे कोई पढ़ता है? किसी को बताओगे बेवकूफ समझेगा, लो तुम्हारा मास्टर पागल है, वो 12 बजे जागता है, छी। चलो तुम्हारे घर वाले भी देखते होंगे हाँ कि तुम्हारा मास्टर क्या नौटंकी करता रहता है। चलो ठीक है, जाओ। ठीक है, कल मिलते हैं, कल भी क्लास होगी, अभी मेंस का कोई काम नहीं है। ठीक है, मुझे आपसे आपके साथ बात करके अच्छा लगा। ठीक है, धन्यवाद मेरा टाइम वेस्ट करने के लिए। इस तरह मेरा टाइम वेस्ट करते रहिए और मजे लेते रहिए हमारे। ठीक है।